दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो वीडियो है, ये उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने बैंक से लोन या कर्ज ले रखा है और उसको करंट सिचुएशन पैंडेमिक की वजह से वो पे करने में अभी थोड़ी असमर्थता महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कोविड की पहली लहर के बाद में हमने जैसे तैसे उभरना शुरू किया था, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने हम लोगों को पूरी तरीके से सामाजिक और आर्थिक तौर पर झकझोर के रख दिया है। हम लोग अक्सर अपना घर बनाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन कोविड की दूसरी लहर का हमारे वित्तीय स्थितियों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, जिसको कि आरबीआई ने भी संज्ञान लिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए 5 मई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 सर्कुलर्स लेके आए, जिसमें कि पहला सर्कुलर उन्होंने एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है उसके बारे में जिक्र किया। और दूसरा जो सर्कुलर है उसमें किस तरीके से जो हमारे इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसकी कैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है उसका जिक्र किया। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 सर्कुलर्स के माध्यम से इन चीज़ों को लिख के आया है, दोनों सर्कुलर्स में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तो आप लोगों को इसको ईजी समझाने के लिए हम लोगों ने भी इस पर 2 वीडियो बनाए हैं। और पहले वीडियो में हम लोग एमएसएमई की जो रिस्ट्रक्चरिंग है, फर्स्ट एपिसोड में हम लोग एमएसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और सेकंड वीडियो में जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो इंडिविजुअल लोग स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है, तो उस पर हम लोग चर्चा अपनी सेकंड एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय है, तो चलिए अब हम लोग इसकी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है आप लोगों के सामने इसको समझाने के लिए, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को इसको समझाने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है उस पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा था कि किस तरीके से आपका जो बैंक में लोन है उसको आप एनपीए में स्लिप ना हो, आरबीआई का जो सर्कुलर है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आपका जो बैंक में लोन है वो एनपीए ना हो। जो हमारी सेकंड स्लाइड है इसमें इस सर्कुलर की डेट दी गई है कि ये 5 मई 2021 का सर्कुलर है और इसकी एप्लीकेबिलिटी सारे कमर्शियल बैंक्स, जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको हम एनबीएफसीज बोलते हैं, उसके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इसको अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम ये समझते हैं कि जो 5 मई 2021 का जो सर्कुलर है उसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग जो इस सर्कुलर में कही गई है वो इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस पर उसकी एप्लीकेबिलिटी है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हम लोग माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अपना जो सेकंड एपिसोड है, जो मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में बोला भी है कि सेकंड एपिसोड में हम लोग इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, कैसे आरबीआई सर्कुलर उसके ऊपर क्या बोलता है, वो हम लोग सेकंड एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड में हम केवल एमएसएमई यूनिट्स की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। तो एमएसएमई यूनिट का जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग है, जो ड्यूज हैं, वो एज ऑन 31 मार्च जो कि कट ऑफ डेट रखी गई है, उस दिन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन 4 जून 2021 की मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सीमा को बढ़ा के 50 करोड़ रुपए कर दिया है। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम फोकस करें तो हम उसमें देखते हैं कि आपका जो एमएसएमई यूनिट है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी केवल वजह यह हो सकती है कि आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझने का है कि एज ऑन 31 मार्च 2021 जो कट ऑफ डेट है उस दिन आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, बैंक्स की बुक में वो स्टैंडर्ड असेट होना चाहिए। उस दिन आपका अकाउंट जो है वो एनपीए नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो क्योंकि हम एमएसएमई यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो इस सर्कुलर के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। क्योंकि आप एमएसएमई यूनिट हैं
और अगर आप इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के दायरे में आना चाहते हैं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और इसका वजह यह है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एमएसएमईज जो है वो करीब 6.25 करोड़ से 6.5 करोड़ के बीच में है। लेकिन 30 मई 2021 को उद्यम पोर्टल पर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया है एमएसएमईज ने, वो केवल 30 लाख एमएसएमईज ने अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि सरकार का कोई भी इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेना चाहती है तो उनके पास में एग्जैक्ट नंबर जब तक ना हो एमएसएमईज का, कौन सी एमएसएमई किस एक्टिविटी में लगी हुई है, कितनी एमएसएमई सर्विस सेक्टर में है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो ऐसा कुछ उद्देश्य है सरकार का कि सरकार अगर अपनी कोई पॉलिसी फ्रेम करे, कोई नीति निर्धारण अगर करे, तो अगर उनके पास में अच्छा नंबर होगा तो एक अच्छी नीति फ्रेम कर सकती है एमएसएमई सेक्टर की। तो इसीलिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं एज अ एमएसएमई। 6 पॉइंट दोस्तों जो है वो ये बोलता है कि क्योंकि विगत वर्षों में भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी, अगर आपने उनमें से किसी स्कीम का बेनिफिट पहले ही ले लिया है तो करंट स्कीम में आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसका एक फायदा जो है वो 7th पॉइंट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर्ड है पिछले किसी स्कीम में, लेकिन जो आपका लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसे ये लगता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है उस वजह से, तो एज अ वन टाइम मेजर, वन टाइम रिलीफ जो है आपका बैंक, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपका लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी वर्किंग कैपिटल को रीअसेस कर सकता है और वो आपकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा भी सकता है। ये बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के अपने डिस्क्रिप्शन में होगा। इसी तरीके से अगर आपके प्रोजेक्ट पे सेफ और मार्जिन 25% था तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन उस मार्जिन को कम करके 20% कर सकता है, या जो उनके डिस्क्रिप्शन में उनको अच्छा लगे वो मार्जिन को भी कम कर सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ में लिक्विडिटी अच्छी हो जाए। ऐसा कोई भी स्टेप अगर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन लेता है तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के दायरे में नहीं आएगा, और ऐसा कोई भी डिसीजन जो है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को 30 सितंबर 2021 के पहले ही लेना है। अब अगर हम लोग ये थोड़ा सा समझे, 8th पॉइंट जो बोलता है वो ये बोलता है कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया 31 मार्च 2021 को तो आपके अकाउंट को स्टैंडर्ड होना ही है। तो अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो वो तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद में अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं रहता है तो जिस दिन इस अकाउंट का इंप्लीमेंटेशन हम लोग रेजोल्यूशन प्लान का करेंगे उस दिन इसको स्टैंडर्ड असेट की तरह ही कैटेगराइज किया जाएगा और इसका अपग्रेडेशन हो जाएगा एज स्टैंडर्ड असेट। तो आपका अकाउंट उस समय फिर वो एनपीए ना होके बैंक उसको अपग्रेड कर देगा। अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आपका अकाउंट एज अ स्टैंडर्ड असेट ही ट्रीट होगा। दोस्तों जो 9th पॉइंट है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं। एक वर्ड जो आरबीआई सर्कुलर में दिया है वो इन्वोकेशन है और एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले हम लोग इन्वोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि इन्वोकेशन क्या है। तो इन्वोकेशन जो है वो ये है कि आप सबसे पहले बैंक को एक अपनी एप्लीकेशन देंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की, आप अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान देंगे बैंक को, और बैंक जो है 30 डेज में आपको बैंक उसमें अपना डिसीजन देने का समय दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि बैंक आपको 30 डेज में ये बताएंगे कि वो प्लान उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि लेंडर और बोरोवर के बीच में एक समझौता हो गया और इस समझौते को ही इन्वोकेशन का नाम दिया गया है। तो इन्वोकेशन की जो समय सीमा है वो 30 सितंबर 2021 है। तो इसीलिए आप सारे व्यूअर्स जो है जिनका इस वीडियो का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप लोगों को अवेयर करना, तो 30 सितंबर 2021 के पहले, क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स के पास में हर बैंक में अपनी ऑलरेडी एक स्कीम रिस्ट्रक्चरिंग की अप्रूव बोर्ड पॉलिसी अप्रूव्ड स्कीम ऑलरेडी है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस बेनिफिट को इन्वोक करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 है। और जो आपका रेजोल्यूशन प्लान जो बैंक ने अप्रूव किया है उसको 30 सितंबर 2021 से, या जिस दिन आपका इन्वोकेशन हो गया उसके 90 दिन आगे तक आपका जो रेजोल्यूशन प्लान है या जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसको इंप्लीमेंट करने की समय सीमा है। फ्रेंड्स, इसमें अब जो है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने हैं उसके पहले हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आप जो रेजोल्यूशन प्लान जो आप देंगे
उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक प्लान या जो सर्कुलर दिया गया है, उसको अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग अगर अपनी बैंक में प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए देते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सहूलियतें आपको मिल सकती हैं इस रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा। तो सबसे पहली सहूलियत जो इस समय के दौर में जो समझा जा रहा है, क्योंकि बिजनेस के लेवल्स उतने अच्छे नहीं हैं, जो इस वक्त माहौल है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे में इनकम का फ्लो उतना फास्ट नहीं है। तो हम लोगों के जो करंट रिपेमेंट्स करने हैं बैंक को, तो उनको जो इमीडिएट रिपेमेंट्स करने हैं, तो उनको करने के लिए इस सर्कुलर के माध्यम से हमें टाइम मिल सकता है, जिसको कि हम बैंकिंग भाषा में, बैंकिंग पार्लेंस में उसको मॉरेटोरियम बोलते हैं। तो हम अपना जो रिपेमेंट करना है इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट का, उसको लंबित कर सकते हैं। इसी के साथ में जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने अपने बिजनेस में कोई टर्म लोन नेचर की फैसिलिटी ली है, तो आपका जो टेनर है, जो रिपेमेंट शेड्यूल आपका है, से फॉर अगर आपने 7 ईयर्स का रिपेमेंट लिया है, तो आप बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से उसको बढ़वाने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 31 मार्च 2021 को, क्योंकि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी इंटरेस्ट अगर अक्रू हो गई है, तो बैंक जो है इस इंटरेस्ट को भी आपको सहूलियत देते हुए एक समय सीमा निर्धारित कर सकती है, उसको इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकती है, और इसको नॉर्मली बैंकिंग पार्लेंस में, बैंकिंग लैंग्वेज में हम लोग फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का भी आपको रिपेमेंट करना है, तो बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के रिपेमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की फैसिलिटी दे सकते हैं, जो कि डेफिनेटली लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि हम इतने टाइम में अपने इस लोन को रीपे करना चाहते हैं। तो ऐसी सहूलियत भी आपको बैंक की तरफ से या अपने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिल सकती है। तो ये तो कुछ सहूलियतें रहीं। अब हम लोग ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे बैंक को, जब आप इस तरीके की, या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को जब आप अपनी एप्लीकेशन देंगे। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने मेरी समझ और जानकारी से बनाए हैं, आरबीआई सर्कुलर में इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब आप बैंक में अपनी एप्लीकेशन देंगे, तो कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ही रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हर बैंक का एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में आप अपनी एप्लीकेशन देंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की। क्योंकि इसमें कोविड फॉलआउट की बात है, कोविड का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है आपके बिजनेस पर, तो उसके आपको स्पेसिफिक रीजंस देने होंगे कि कोविड की वजह से आपका बिजनेस किस तरीके से इफेक्ट हुआ है। बैंक्स आपसे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मांग सकते हैं, इसी तरीके से प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे बैंक्स मांग सकते हैं। और क्योंकि आपको अपना जो रेजोल्यूशन प्लान जो आप बैंक को देंगे, उसमें आप प्रोजेक्शंस देंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो आप देंगे, तो उसमें कुछ प्रोजेक्शंस इस तरीके के हो सकते हैं कि आपको मॉरेटोरियम अगर चाहिए, तो आप उस तरीके से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देंगे। आप अपना टेनर बढ़ाना चाहते हैं लोन का, तो प्रोजेक्शंस आप देंगे। तो आपको बहुत प्रॉपर जस्टिफिकेशन और बेसिस देना होगा अपने प्रोजेक्शंस का, और ये समझाना होगा अपने फाइनेंशियल प्लान में कि किस तरीके से आप उन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो क्योंकि हर बैंक की अपनी एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है रिस्ट्रक्चरिंग की, तो आपको ये देखना होगा अपना प्लान देने से पहले, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान देने से पहले, कि आप उस पॉलिसी का गहन अध्ययन कर लें, और उस अध्ययन को करने के बाद ही आप अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान दें। क्योंकि जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसमें कई सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें करंट रेशियो का जिक्र हो सकता है, उसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जिक्र हो सकता है, और अमूमन तौर पर तो ये यूनिफॉर्म ही होंगे हर बैंक के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर फेरबदल है, तो आप जो है वो अपनी बैंक की जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है रिस्ट्रक्चरिंग की एमएसएमईज के लिए, उसको जरूर पढ़ लें, तभी आप अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फ्रेम करें और बैंक को सबमिट करें, जिससे कि दोनों लेंडर्स और बोरोवर्स के लिए इजी रहेगी। तो दोस्तों, अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं, तो आरबीआई के सर्कुलर का आप किस तरीके से अपने अकाउंट को, जो आपका लोन है, उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे कि वह अकाउंट एनपीए में स्लिप ना हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के दे सकते हैं, मैं अपना जवाब जरूर दूंगा उसके ऊपर। और अगर आपको कोई फीडबैक भी शेयर करना है इस वीडियो को लेके, तो मैं ऐसी आपसे अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है,
ये आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार की एक स्कीम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आम जन लोगों को लाभ देने की कोशिश की गई है। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी कैसे, आप एमएसएमई यूनिट अगर हैं तो आप कैसे रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा ले सकते हैं, तो ऐसा आप जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग सेकेंड एपिसोड में इस वीडियो के में इंडिविजुअल बोरोवर्स और स्मॉल बिजनेसेस कैसे रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, आरबीआई का जो सर्कुलर है उसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वह वीडियो भी अवश्य देखिएगा, और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।